नमस्कार दोस्तों, ग्लिम्स ऑफ हिस्टोरिया में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए मैं आ गया हूँ वापस यूरोप उसके पॉलिटिकल डिविजन्स के दूसरे पार्ट के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थर्ड नंबर पर आते हैं बेनेलक्स कंट्रीज़। तो बेनेलक्स कंट्रीज़ एक इकोनॉमिक यूनियन है जो कि नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आता है और जिसमें तीन कंट्रीज़ आती हैं जो एक मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बेल्जियम, द नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग। और इनका जो नाम है बेनेलक्स, वो इन तीन कंट्रीज़ के स्टार्टिंग के लेटर्स से शुरू होता है। जैसे बेनेलक्स तो BE से बेल्जियम, NE से नेदरलैंड्स और LUX से लक्समबर्ग। और ये नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में आते हैं जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में स्थित है। इसमें बेल्जियम सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जो कि हैं 4। पहला है नेदरलैंड्स, दूसरा है लक्समबर्ग, तीसरा है फ्रांस, चौथा है जर्मनी। बाकी नेदरलैंड्स और लक्समबर्ग केवल 3 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हैं फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम। और जैसा लास्ट लाइन में लिखा है, द नेम इज़ फॉर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईच कंट्रीज़ नेम, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो हिस्ट्री के ऊपर हम मूव करें। तो बेनेलक्स कंट्रीज़ की अगर हम हिस्ट्री के बारे में जाने तो ये 1944 में साइन किया गया था और इसका नाम रखा गया है बेनेलक्स यूनियन। डच, फ्रेंच और लक्समबर्गिश प्रोनाउंसिएशन में इसका नाम यहाँ पर लिखा गया है। जिनको आती हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, या फिर सिंपली इसको बेनेलक्स भी कहते हैं या आम लोग कहते हैं बेनेलक्स कहते हैं, लेकिन इसका नाम, ऑफिशियल नाम है बेनेलक्स यूनियन। ये पॉलिटिको इकोनॉमिक यूनियन है, यानी कि ये कंट्रीज़ कोऑपरेट करती हैं पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी। ठीक है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है। जैसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन तो वही हो गया, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन है। 3 नेबरिंग स्टेट्स जो कि वेस्टर्न यूरोप में आती हैं, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, बेल्जियम, द नेदरलैंड्स एंड लक्समबर्ग। और बेनेलक्स का मैंने अपने नाम बताया कि ये फ्यू लेटर्स ऑफ ईच कंट्रीज़ नेम में आता है। फर्स्ट फ्यू लेटर्स ऑफ ईच कंट्रीज़ नेम, BE से बेल्जियम, NE से नेदरलैंड्स और LUX से लक्समबर्ग। और 1944 में ये साइन किया गया था। और ये बेसिकली जो है ये साइन इसलिए किया गया था क्योंकि इनका जो जोग्राफिक, इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रुपिंग है ये काफ़ी सेम है। यहाँ के जोग्राफी काफ़ी सेम है। ये लो कंट्रीज़ हैं, इनका जो लैंड है वो मीन सी लेवल से रेलेवेंटली काफ़ी कम है। ये समुद्र तल से इनका जो ज़मीनी स्तर है समुद्र तल से वो काफ़ी कम है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले। इनकी इकॉनमी एक ही ढर्रे पर रहती है, वो कौन सा ढर्रा है कमेंट सेक्शन में बताइए। और कल्चरल ग्रुपिंग इनकी बहुत सेम है, तो इसी को भी ध्यान रखते हुए इनकी गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक यूनियन बनाते हैं और उस यूनियन का नाम रखा गया बेनेलक्स यूनियन। ये EU का भी पार्ट है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो ये EU और यूरोप का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, जो कि यूरोप की 5.6% ऑफ पॉपुलेशन को अपने पास रखता है, जिसमें 29.2 मिलियन रेजिडेंट्स रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 29.2 मिलियन रेजिडेंट्स, यानी कि 2,92,00,000, 2,92,00,000 लोग। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप की आबादी कितनी कम है। 5.6 ही 2,92,00,000 बना देती है, तो आबादी इनकी बहुत कम है यूरोप की। और बेनेलक्स कंट्रीज़ की भी 7.9% EU यानी यूरोपियन यूनियन ये पूरी GDP अपने पास रखता है, और इसी वजह से इसकी GDP पर कैपिटा बहुत हाई है। आबादी कम, GDP बहुत ज़्यादा, तो GDP पर कैपिटा बहुत हाई रहेगी। वो है 36,000 यूरोस पर पर्सन। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये GDP पर कैपिटा का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ मनी पर पर्सन, एक आदमी एक साल में कितना कमाता है उसे कहते हैं हम GDP पर कैपिटा। तो यहाँ पर GDP पर कैपिटा बेनेलक्स कंट्रीज़ में है 36,000 यूरोज़ पर रेजिडेंट। बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन काफ़ी छोटा एरिया ये रखते हैं। केवल 1.7% EU का पूरा सरफेस लोग
रखते हैं। तो काफ़ी छोटा एरिया ये अपने पास रखते हैं, लेकिन आबादी और जीडीपी इनकी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम सोवियत यूनियन की तरफ। सोवियत यूनियन या फिर यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसे सोवियत यूनियन भी कहते हैं, वो रशिया और 14 उसके सराउंडिंग देशों को में फैला हुआ था, जो कि बाल्टिक स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप, मतलब बाल्टिक सी से उसकी कोस्ट लगती थी ऑल द वे टू पैसिफिक ओशन। तो बहुत बहुत बड़ा एरिया था। कितना बड़ा एरिया था अभी मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। तो बहुत बड़ा एरिया था इसका, और मैंने आपको बताया कि ये बाल्टिक सी से पैसिफिक ओशन तक स्ट्रेच करता था, और इसका मेजॉरिटी ऑफ जो एरिया है वो आता था नॉर्दर्न एशिया और सेंट्रल एशिया से। तो जो 15 कंट्रीज़ हैं जो यूएसएसआर बनाती थी, उनका नाम कुछ इस तरह है। पहला है रशिया, दूसरा एस्टोनिया, तीसरा है लथविया, चौथा है लिथुआनिया, पाँचवा है बेलारूस, छठा है मोल्दोवा, सातवां है यूक्रेन, आठवां है जॉर्जिया, नौवां है अर्मेनिया, 10वां है अजरबैजान, 11वां है कज़ाकिस्तान, 12 है किर्गिस्तान, 13वां है ताजिकिस्तान, 14वां है उज़्बेकिस्तान और 15वां है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें इनकी हिस्ट्री की तरफ। तो यूएसएसआर 1922 में फॉर्म किया गया था रशियन रेवोल्यूशन और रशियन सिविल वॉर के बाद, जिसमें ज़ार निकोलस II यानी वहाँ के राजा निकोलस II को जब फेंक दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया था, मतलब उनको हटा दिया गया था सत्ता से, और व्लादिमीर इलिच लेनिन ने पावर अपने हाथ में ली थी जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई इन 1924। उन्हीं के ऑनर में जो पेट्रोग्रेड सिटी थी उसका नाम बदल के रख दिया गया था लेनिनग्रेड। बाद में इसका नाम स्टालिनग्रेड कर दिया गया, और उसके बाद फिर से इसका नाम 1991 में सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया। और अपने एग्जिस्टेंस के टाइम पे यूएसएसआर सबसे बड़ी कंट्री थी, आपको पता है उसमें रशिया आता है। रशिया आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, तो उस टाइम इसमें 15 और देश आते थे। तो कितनी बड़ी कंट्री हो गई ये, आप सोच के देखिए। इसका टोटल एरिया था 8.6 मिलियन स्क्वायर माइल्स यानी 22.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, और जो इसका डिस्प्लेसमेंट था फ्रॉम बाल्टिक सी टू द पैसिफिक ओशन यानी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वही था 6800 माइल्स यानी 10,000 किलोमीटर्स के आसपास। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी कंट्री होगी ये। यूएसएसआर की कैपिटल मॉस्को थी, जो आज रशिया की भी कैपिटल है। और यूएसएसआर ऑल्दो अपने टाइप पे सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी थी, लेकिन वहाँ पर एक टाइप की बात इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत आया था। कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, या और किसी वीडियो में जानेंगे। अगले या और किसी वीडियो में मैं कोशिश करूँगा अगला वीडियो उसको बनाऊँ, लेकिन ये बहुत बड़ा इलाबोरेटेड टॉपिक है, तो अगले या किसी और वीडियो में हम लोग ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे। और इसकी एक बहुत बड़ी वॉर चली थी विथ यूनाइटेड स्टेट्स। वो जंग नहीं थी, वो कोल्ड वॉर थी। मतलब कोल्ड वॉर था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस कंट्री का है, तो वैसे वो लड़ाई चल रही थी, वो कोल्ड वॉर था। तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ उनकी वॉर चली थी फ्रॉम 1947 टू 1991 यानी ऑलमोस्ट 45 ईयर्स तक ये वॉर चली थी। यहाँ से आप देखोगे तो अब 44 ईयर्स लगेगा, लेकिन मतलब आसपास 45 ईयर्स के आसपास ही रहता है, क्योंकि एग्जैक्टली 1947 में ये नहीं शुरू हुआ था और एग्जैक्टली 1991 में ये ख़त्म नहीं हुआ था। तो आसपास 45 ईयर्स मान लो, 45 ईयर्स के आसपास था ये, ठीक है। और ये 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा वॉर चलने का समय था, जब दो देशों के रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब थे। और ये ख़राब किसने कराए थे? जोसेफ स्टालिन ने, जिसने अपने ही देश के 40 लाख लोगों को मराया था, यानी 4 मिलियन। तो बहुत ख़तरनाक आदमी था। उसी के पावर के वजह से ये जो था यूएसएसआर की दुश्मनी यूएसए के साथ हो गई थी। जोसेफ स्टालिन ने पावर गेन करी थी इन 1925, लेकिन एक्चुअली में वो रूल करना स्टार्ट किया था फ्रॉम 1927 और 1953 तक वो
राज करता है जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। और स्टालिन के बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग थे वो काफ़ी अमीर हो गए थे, काफ़ी आशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन जो गरीब आदमी था, जो एक मिडिल क्लास तबका था रशिया का, वो काफ़ी झेल रहा था। वो उसके पास कपड़े नहीं थे, आप उसको देख लोगे तो आप डर जाओगे। उसको इस टाइप की हालत स्टालिन के बाद छोड़ी थी। तो यही सब देखते हुए 1985 में एक लीडर आते हैं जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। जो गोर्बाचेव थे वो चाहते थे फ्रीडम अपनी कंट्री में लाएं, थोड़ी डेमोक्रेसी को बढ़ावा दें, ताकि कंट्री के जो लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, वो अच्छे बात बने। क्योंकि जब मीडिया का डर रहता है तो सरकार अच्छे काम करती है, करप्शन कम करती है। क्योंकि अगर मीडिया पर्दाफाश कर देगी तो पता ही है क्या होगा आपका। तो इसलिए मीडिया प्रेस फ्री करना चाहते थे। मिखाइल गोर्बाचेव डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, लोगों को आज़ादी देना चाहते थे। उससे पहले कुछ नहीं था। जैसा चाइना में आज हालत है ना, लोगों को बोलने तक का अधिकार नहीं है, बल्कि उनके सांस लेने तक नज़र रखती है सरकार। वही चीज़ था यहाँ पर भी, छोड़ते नहीं थे ये लोग अपनी जनता को। लेकिन हाँ, मिखाइल गोर्बाचेव थोड़ा डेमोक्रेसी की तरफ थे। वो चाहते थे कि लोगों को बोलने की आज़ादी हो। तो जैसा हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है वैसे वहाँ पर भी वो डेमोक्रेसी चाहते थे। इन्हीं की वजह से फिर यूएसएसआर और यूएसए के रिलेशंस बहुत अच्छे हुए। और इन्होंने जो दो मेनली इनिशिएटिव्स लाए, एक तो था ग्लासनोस्ट और दूसरा था पेरेस्ट्रोइका। उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत लोगों को दी, लेकिन 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 जो बरसों की करवाहट, दशकों की कड़वाहट लोगों के मन में थी वो बाहर आने लगी। और जो वो चाहते थे कि ये इंटीग्रेट करके रखेगा यूएसएसआर को, उल्टा इसने मदद किया यूएसएसआर को तोड़ने में, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन करने में, यूएसएसआर का विघटन करने में। यही हुआ। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चलता है 6 साल तक। और यूएसएसआर के जो लीडर थे मिखाइल गोर्बाचेव, वो 25 दिसंबर 1991 में फाइनली रिज़ाइन कर लेते हैं। और उनके रेजिग्नेशन के बाद कोल्ड वॉर ख़त्म और यूएसएसआर 15 कंट्रीज़ में टूट जाता है। जिसके बाद सबसे बड़ी कंट्री निकलती है रशियन फेडरेशन। और उसके बाद 1996 से आज तक रशिया को एक ही बंदे संभाल रहा है, उस बंदे का नाम है व्लादिमीर पुतिन। तो इतना था आज के इस वीडियो में। धन्यवाद आपका बहुत ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।